हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, हमारा जो सीरीज चल रहा है बेटा हाई वेटेज टॉपिक वाला, उसके अंदर बेटा हम एक टॉपिक बड़ा बढ़िया सा है जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। बेटा वो हम कवर कर रहे हैं। इसका एक पार्ट आपको मिल चुका है बेटा, जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हमने डिस्कस किया था। अब स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा कहां पे चल रही थी? मेल के अंदर चल रही थी। मेल में कहां पे चल रही थी? टेस्टिस के अंदर चल रही थी। तो फॉर्म क्या हो रहा था? फॉर्म हो रहा था स्पर्म। क्या फॉर्म हो रहा था बेटा? स्पर्म, या जिसको स्पर्मेटोजोआ कहा जा रहा था। हमने लास्ट टर्न पे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन आपको सिखा दिया था कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप के द्वारा पूरी तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कैसे फॉर्म होता है स्पर्म। स्पर्म की मार्फोलॉजी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना बेटा बड़ा जरूरी है। आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको, मार्फोलॉजी ऑफ स्पर्म या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, एनसीईआरटी साथ में रखा करिए। जब भी हम पढ़ाना शुरू करें, आपकी नजर पूरा पूरा हमारे ऊपर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर होनी चाहिए। जस्ट आफ्टर आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी होती है। और पूरा वीडियो देख के जाया करिए बेटा, बीच में छोड़ा मत करिए, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करके चले जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। समझे? बहुत ही बेहतरीन बेटा आपको यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है। एकदम जो कंटेंट दे रहे हैं बेटा, ये आप समझिए जो एलीट बैच वगैरह चला करते हैं अलग अलग कोचिंगों के अंदर, बेहतरीन जो कोचिंग है हमारे, है ना, इस कंट्री के अंदर, वो समझ जाइए, वो मैटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर हम दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बेटा, बहुत ही सिंसियरली लेक्चर को देखा करें। बीच में अगर स्किप करके जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला बेटा, थोड़े में ही हम सारी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअलाइज करके अच्छे से बता देंगे। ठीक, देखिए, पहली बात बेटा ये है कि अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म की बात करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं स्पर्म के, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम स्पर्म के बारे में कहें, तो स्पर्म के अंदर सबसे ऊपर के साइड में बेटा हेड आपको देखने को मिलेगा। हेड, हेड के बाद में आपको नेक मिलेगा। नेक के बाद में मिडिल पीस, और फिर आखिरी में टेल। समझो, हेड वाला जो रीजन है बेटा, ऐसा है ना कि जैसे समझो हमने अगर खोपड़ी के ऊपर अपने टोपी लगा रखी होती, स्पर्म ने टोपी लगा रखी है, उस टोपी का नाम एक्रोसोम है। समझे? तो हेड वाले रीजन में बेटा एक्रोसोम के साथ साथ में न्यूक्लियस मिलने वाला है। एक्रोसोम उस टोपी का नाम है जिसने जो स्पर्म पहन रखा है। उस टोपी के नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी बना के दिखा दे रहे हैं, पहले आप बेटा ऐसे समझ लो, एक ओवरव्यू ले लें इसका, है ना। हेड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? हेड के अंदर आपको सबसे पहले एक्रोसोम, और एक्रोसोम के अलावा बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, नेक वाले रीजन में सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। सेंट्रियोल, है ना, 2 इन नंबर, दो होंगे बेटा सेंट्रियोल। मिडिल पीस जो होगा बेटा, मिडिल पीस इसको बोलते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस में बेटा न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा मिल जाएंगे मिडिल पीस में, क्योंकि स्पर्म को भैया रेस लगानी है। समझ रहे हो क्या? रेस लगाने के लिए एनर्जी तो होनी चाहिए। उसके पास एनर्जी कहां से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा वहां से मिलेगी। समझे? तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा नंबर में होनी चाहिए। टेल, पूंछ है इनकी, ऐसे से ऐसे ऐसे करता है, पूंछ करता है, बहुत तेजी के साथ आगे भागता है। पूंछ में बेटा यहां से सेंट्रियोल से निकले हुए फ्लैजला होते हैं, तो यहां बेटा फ्लैजला वाला स्ट्रक्चर दिख जाएगा। समझे कि नहीं समझे बबुआ? अच्छा सुन, एक बार हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में कुछ जो और जानकारियां वो हम देते हैं। जरा देखें ध्यान से, अगर हम स्पर्म को देखना शुरू करें बबुआ, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है। ये 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 समझे? ये है एक्रोसोम वाला रीजन। यहां है एक्रोसोम। जो बेटा टोपी है ना, टोपी को आप क्या बोलते हो? एक्रोसोम बोलते हो। यहाँ पे है एक्रोसोम वाला रीजन बेटा, ये है एक्रोसोम वाला रीजन, ये है एक्रोसोम वाला रीजन, ये है एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये बेटा, ये जो हम इसके नीचे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये देखो जरा।
ये है न्यूक्लियस। क्या है बेटा? ये दोनों मिलके, जो एक्रोसोम और न्यूक्लियस दोनों मिलके बेटा फॉर्म करते हैं हेड का। सबसे पहले हमने किस चीज को बताया? हेड। ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं हेड। समझे? हेड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जरा सुनिए, इसके बाद में ये जो एकदम नैरो नैरो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पे, ये है नेक। क्या है बेटा? नेक। और इस नेक में आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? जरा देखो, यहां पे आपको मिलने वाला है प्यारा सा बबुआ टाइप लगा हुआ सेंट्रोल, सेंट्रियोल, है ना? ये है नेक, और नेक रीजन में पाया जा रहा है क्या? सेंट्रियोल। क्या पाया जा रहा है बेटा? ये है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। इसके बाद में आता है मिडिल पीस। समझे क्या? मिडिल पीस। इस मिडिल पीस के अंदर, मिडिल पीस के अंदर ये है मिडिल पीस। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। किस रीजन में पाया जा रहा है बेटा? ये है मिडिल पीस वाला रीजन, मिडिल पीस। और इस मिडिल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में यहां पे आपको एक टेल दिखाई जा रही है, और ये बेटा इस टेल के अंदर आपको 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 एक प्यारा सा स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जो कि है फ्लैजिला। क्या है बेटा? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला बेटा किसके अंदर? टेल के अंदर है ना, टेल के अंदर। फ्लैजिला बेटा जब कभी हम सेल बायो वगैरह आपको पढ़ाए होंगे तो आपको याद रहा होगा बेटा, फ्लैजिला के अंदर एक्सोनीम नाम का एक ट्यूब पाया जाता है, रॉड होती, वही रॉड हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये ऊपर ऊपर से ब्लैक कलर का क्या दिख रहा है बेटा? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जरा सुने ध्यान से बेटा, स्पर्म आखिर है एक सेल ही तो, सेल ही तो है। अच्छा, अगर सेल है स्पर्म बेटा, तो इस सेल के अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से इसको हम सेल कह सकें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो मिल रही है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाएंगी। सेंट्रियोल्स है बेटा। अब आप कहोगे सर ये बताइए कि यहां कहीं तो आपने गोल्जी बॉडी का नाम दिया नहीं। यस, हम कह रहे हैं बेटा होगा। ये जो एक्रोसोम वाला रीजन है बेटा, इस एक्रोसोम वाले रीजन में, एक्रोसोम वाला जो रीजन है बेटा, एक्रोसोम वाले रीजन में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं बेटा, जैसे स्पर्म लाइसिन वगैरह हो गया, स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन हो गया, है ना। इसके अलावा हाइलोरोनिडेज वगैरह, मतलब जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं उनमें से कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम बेटा यहां एक्रोसोम वाले रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक्रोसोम ही है बेटा जो कि कल लास्ट बेटा अभी जब हम आपको ना, जब कभी ओवम के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम oogenesis की बात करेंगे, तो oogenesis के अंदर जब हम ओवा के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम कहेंगे बेटा उसके किनारे जो मेम्ब्रेन लगी हुई बेटा उसको जोना पेलोसिडा बोलते हैं, उसके किनारे किनारे सेल्स हैं जिनको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ये जो एक्रोसोम जब बेटा बढ़ता है ओवम की तरफ, तो स्पर्म जब बढ़ता है ओवम की तरफ बेटा, तो ये जो एक्रोसोम वाला रीजन है ये सम एंजाइम्स रिलीज करता है उनको हटाने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, और जोना पेलोसिडा की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए बेटा, तो ये एंजाइम बड़े जरूरी हैं किसके लिए? स्पर्म के लिए। समझे? अब बात ये आती है कि सर हमने स्पर्म तो पढ़ लिया, अब जरा आप ये भी बता दीजिए कि अगर हम पर इजाकुलेशन की बात करें तो उसमें कितने स्पर्म आ रहे होंगे?
कितना बेटा हमारे पर इजाकुलेशन, या अगर हम आपसे पूछें कि पर एमएल जो हमारा सीमेन है बेटा, उस सीमेन के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पर्म हो सकते हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज कितना होता है। तो बेटा इसको हम जरा याद करवाते हैं आपको, आप जरा याद करिए। हमने आपसे कहा था बेटा, इधर देख लीजिए, हमने आपसे कहा था कि आप जरा बताओ, अगर हम सीमेन की बात करें तो सीमेन के अंदर बेटा स्पर्म स्पर्म था, स्पर्म 10% था। कितना परसेंट था बेटा? 10%। स्पर्म के अलावा अगर मैं आपसे कहूं, स्पर्म के अलावा सेमाइनल प्लाज्मा जो था, सेमाइनल वेसाइकल से निकलने वाला सिक्रेशन, सेमाइनल वेसाइकल से जो निकल रहा था बेटा, ये 60%। और प्रोस्टेट का सिक्रेशन भी होता है, वो होता है 30%। अब इनमें अगर हम स्पर्म की बात करें, पर इजाकुलेशन, स्पर्म पर इजाकुलेशन अगर हम कहें बेटा कितना होता है, तो जरा सुनिए सुनिए जरा ध्यान से। पर इजाकुलेशन ऑन एन एवरेज अगर हम कहें बेटा, तो वैसे तो 2 से 4 ml तक बेटा जो सीमेन है बाहर आता है, लेकिन हम अगर एवरेज वैल्यू की बात करें, एवरेज वैल्यू की बात करें 2 ml ले लेते हैं। अब अगर हम पर ml की बात करें, पर ml सीमेन, पर ml सीमेन में कितना हो सकता है, मतलब 1 ml के अंदर इन 1 ml ऑफ सीमेन, 1 ml लिख देते हैं बेटा आपके लिए ज्यादा आसान होगा, है ना। अगर 1 ml की हम बात कर लें, 1 ml सीमेन के अंदर अगर हम स्पर्म की बात करें, तो स्पर्म बेटा 100 से 150 मिलियन स्पर्म हो सकता है। कितना? 1 ml के अंदर। तो बेटा अगर हम एवरेज वैल्यू 2 ml की ले रहे हैं, तो पर इजाकुलेशन अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या ये 200 से 300 ml नहीं हो जाएगा? 300 मिलियन नहीं हो जाएंगे? 300 मिलियन नहीं हो जाएंगे? 200 से 300 मिलियन नहीं हो जाएंगे? समझे? पर इजाकुलेशन अगर बात करें बेटा कितना हो जाएगा? 200 से 300 मिलियन हो जाएगा। समझे? अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर हम कह रहे हैं बेटा किसी मेल के अंदर फर्टिलिटी है, तो उनके अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्पर्म की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करें बेटा, तो उसके अंदर जितने भी स्पर्म प्रेजेंट है बेटा, पहली बात तो अगर मैं नंबर कहूं, तो नंबर ऑफ स्पर्म जो होना चाहिए फॉर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के लिए बेटा जो नंबर ऑफ स्पर्म है, जो नंबर ऑफ स्पर्म है बेटा, वो कितना होना चाहिए, जरा देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ स्पर्म कितना होना चाहिए फर्टिलिटी के लिए? नंबर ऑफ स्पर्म होना चाहिए बेटा, मान के चलिए मोर देन 20 मिलियन, मोर देन 20 मिलियन होना चाहिए नंबर ऑफ स्पर्म। अगर हम बात करें बेटा नॉर्मल शेप एंड साइज की, तो लगभग लगभग मान के चलिए बेटा नॉर्मल एंड शेप एंड साइज के लिए जो स्पर्म है बेटा, उसमें लगभग 60% जो स्पर्म है बेटा, 60% स्पर्म उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। एक आखिरी पॉइंट बेटा आपको यह पता होना चाहिए, अगर विगरस मोर्टेलिटी की बात करें, विगरस मोर्टेलिटी का क्या मतलब है? जिनके अंदर एकदम जुनून हो कि हमें सबसे आगे जाना है, एकदम विगरसली, एकदम है ना, एकदम बैठे हुए हैं, एकदम है ना, जूता मोजा पहन के एकदम टाइट करके बैठे हो कि जब रेस लगेगी, किसकी रेस? ओवम के पास पहुंचने वाली रेस। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले दौड़ के हम ही जाएंगे, सबसे पहले हम ही पहुंचेंगे ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, वो है विगरस मोर्टेलिटी। कितने स्पर्म के अंदर होनी चाहिए बेटा? 40% स्पर्म ऐसे हैं जिनके अंदर विगरस मोर्टेलिटी होनी ही चाहिए। अगर किसी मेल के अंदर फर्टिलिटी होनी है तो। समझे कि नहीं समझे? पूरी बात फिर से समझ लें बेटा। हमने आपसे कहा मॉर्फोलॉजी, स्पर्म के अंदर हेड, नेक, मिडिल, पीस एंड टेल पाया जाता है। 4 पार्ट हो गए। अब इन 4 पार्ट के अंदर बेटा अगर हम आपसे कहें, हेड के अंदर एग्रोसोम न्यूक्लियस होगा, नेक के अंदर सेंट्रियोल होगा, मिडिल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया, और टेल के अंदर फ्लैजेला होगा। समझे? अच्छा,
यहां पे हमने स्ट्रक्चर बना दिया, हमने कहा बेटा ये जो हेड वाला पोर्शन इसने लगा रखी है टोपी, स्पर्म ने टोपी पहन रखी है, टोपी का नाम है एक्रोसोम, उसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियस, फिर है नेक, नेक के अंदर बेटा मिल गया आपको सेंट्रियोल, और इसके बाद मिडिल पीस यहां पे मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया, फिर टेल रीजन आ गया, यहां पे मिल गया बेटा फ्लैजेला, और ये जो फ्लैजेला है इसके अंदर है एक्सोनीम, जो कि आपको दिख रहा है बड़ा शानदार तरीके से। एक्टोसोम के अंदर बहुत सारे स्पर्म लाइसिन वगैरह पाए जाते हैं, और साथ ही साथ बेटा हाइड्रोलाइडेज वगैरह नाम के ये सारे ही सारे एंजाइम बेटा किस कैटेगरी के हैं, हाइड्रोलिटिक कैटेगरी के एंजाइम्स हैं। ये डाइजेस्टिंग एंजाइम है। कैसे एंजाइम बेटा, डाइजेस्टिंग, या इसी को हम कह सकते हैं डाइजेस्टिंग एंजाइम, डाइजेस्टिंग एंजाइम, डाइजेस्टिंग एंजाइम, हाँ ना, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम है बेटा, डाइजेस्टिव बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव एंजाइम, समझे। ये हाइड्रोलॉनिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेटा हमने कहा कि अगर हम सीमेन की बात करें तो 10% स्पर्म होता है, सेमाइनल वेसाइकिल का जो सिक्रीशन है, सेमाइनल प्लाज्मा 60%, प्रोस्टेट 30%, एक ग्लैंड और होती है बेटा बल्बोयूरेथ्रल, जिसका सिक्रीशन आता है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है पेनिस के ऊपर, ग्लैंड पेनिस के ऊपर। स्पर्म पर इजैकुलेशन कितने होने चाहिए, 2 से 4 ml होना चाहिए बेटा, लगभग एवरेज 2 ml के आसपास जो निकलता है बेटा सीमेन निकलता है। और अगर 1 ml सीमेन की बात करें तो उसमें 100 से 150 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर 2 ml इजैकुलेशन हो रहा है सीमेन का, तो उस सीमेन के अंदर बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए जितने भी स्पर्म है बेटा उनमें लगभग नंबर 20 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ नॉर्मल शेप एंड साइज की अगर बात करें बेटा 60% स्पर्म का होना चाहिए। अगर विग्रस मोटिलिटी की बात करें तो 40% स्पर्म की होनी चाहिए। बेटा ये सारी बातें आपको स्पर्म के बारे में याद रखनी, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। स्पर्म कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हो। इसके बाद का जो टॉपिक होगा बेटा उसके अंदर हम oogenesis डिस्कस करेंगे, बहुत शानदार होगा, एकदम मजेदार होगा। ये समझ में आया, कहीं पे अगर कोई दिक्कत है कमेंट के अंदर बताना है आपको। पुराने जो भी बेटा वीडियोस पड़े हुए हैं, जो सीरीज वाले वीडियोस हैं 12th 11th वाली, उनके वीडियोस और जो हाई वेटेज टॉपिक वाले चल रहे हैं सारे देखने हैं आपको। बहुत ही जानदार तरीके से बहुत जोरदार कंटेंट दे रहे हैं बे, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, है ना। समझने की कोशिश करो, पूरा देखोगे मजा आ जाएगा। इसी के साथ बेटा इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।